व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज़ ईशान जंजुआ एंड वेलकम टू द पार्ट 2 इन द सीरीज़। आज बात करेंगे हम बकाया दो मॉड्यूल्स जो हमारे रह गए थे, जो पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो जो मॉड्यूल्स हमारे बकाया बच गए थे उनमें से हम बात करेंगे सबसे पहले राइटिंग की। अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिकमेंड कि आप अगर इनके नोट्स बनाना चाहें तो अपनी नोटबुक ग्रैब कर लीजिए और उसके साथ बैठ जाइए। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ब्रेक डाउन करने लगा हूँ राइटिंग के बारे में, तमाम एक्सप्लेनेशन कि आया इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं जनरल ट्रेनिंग के अंदर, इनके लिए वक्त कितना होता है और आपने इनको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हम जब राइटिंग के मॉड्यूल को देखते हैं तो राइटिंग मॉड्यूल का जो टाइम है वो 60 मिनट्स है, 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे टास्क 1 और टास्क 2 में डिवाइड किया जाता है जो हमारी राइटिंग का मॉड्यूल है। राइटिंग के टास्क 1 की जो बात मैं करूं तो उसे हम लेटर कहते हैं और जो टास्क 2 होता है वो एक ऐसे है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये अक्सर सवाल करते हैं कि सर इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन द ऐसे जो एग्ज़ाम में आता है एकेडमिक स्टूडेंट्स के या जीटी स्टूडेंट्स के, इज़ देयर अ डिफरेंस। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैंने ज़ाती तौर पे इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पाया। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी ऐसे टॉपिक्स। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है और विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरे 3 इयर्स के ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर, कि 3 साल के अंदर मैंने कोई इतना ज़्यादा साइंटिफिक जो टॉपिक है जहाँ पे साइंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, वैसा टॉपिक, इन्वायरमेंटल जिसे हम कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल टॉपिक, ऐसा टॉपिक आइल्स जनरल ट्रेनिंग के अंदर आता नहीं देखा। मोस्टली डेली लाइफ टॉपिक्स पर ही आपको ऐसे आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि आया ऐसे के टॉपिक्स वो सॉल्व भी कर पाएंगे या नहीं। सो लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादा इस तरह के टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आते। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जी लेटर की। लेटर जो है वो हमारा 150 वर्ड्स मिनिमम थ्रेशोल्ड है। 150 वर्ड का आपने लेटर लाजमी लिखना है, इससे कम आप नहीं लिखेंगे। और आप मैक्सिमम कितना जाना चाहते हैं तो मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि दे शुड गो फॉर 170 टू 180 फॉर द मैक्सिमम वर्ड लिमिट। 170 से लेके 180 तक की जो लिमिट होती है, दिस इज़ अ वेरी डिसेंट लिमिट। और जहां पे आप लीस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के साथ आप एक अच्छा लेटर जो है वो पेज पे राइट कर सकते हो। इसके लिए वक्त कितना होगा, इसमें वक्त की डिवीजन है या नहीं है, ये बात भी अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि 60 मिनट कुल मिला के टाइम है, यानी कि यू हैव अ होल ऑफ 60 मिनट, आपके पास 60 मिनट ओवरऑल है। अब 60 मिनट के अंदर जो स्टैंडर्ड डिवीजन की जब बात की जाती है कि आइल्स क्या कहता है, आइल्स कहता है कि 20 मिनट आप लेटर पे जो है वो सर्व करें और फिर जो 40 मिनट हैं वो आप जो हैं वो ऐसे अटैम्प्ट करें उसके अंदर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हमें ऐसे आसान लगता है तो क्या हमें ऐसे को पहले अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। तो आपको ये कह सकता हूँ कि तरतीब जो है वो ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हो। आप पहले ऐसे अटैम्प्ट कर लो अगर आपको ऐसे इजी लग रहा है। अगर आपको एक टॉपिक फॉर एग्जांपल लेटर इजी लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपका, तो आप फिर लेटर कर लो। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि शीट जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो टास्क 1 के लिए टास्क 1 वाली ही कीजिएगा और टास्क 2 के लिए टास्क 2 वाली ही कीजिएगा, क्योंकि जब आपको शीट प्रोवाइड की जाती है तो उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स के अंदर टास्क 1 और टास्क 2 दो शीट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो आपने बड़े ही ध्यान से टास्क 1 को टास्क 1 शीट पे, जहाँ पे टास्क 1 लिखा हुआ है वहाँ पे उतारना है और टास्क 2 को आपने टास्क 2 वाली शीट पे उतारना है। दोबारा आ जाते हैं लेटर के ऊपर। तो लेटर के लिए 150 वर्ड्स आपके होते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि टॉपिक्स क्या आ सकते हैं। आपको 4 किस्म के टॉपिक्स मैंने बहुत ज़्यादा आते हुए देखे हैं। सबसे पहली, बल्कि होते ही 4 किस्म के हैं। पहली जो बात हमारे पास आ जाती है वो पहली आती है हमारे पास कंप्लेंट लेटर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स कंसीडर किए जाते हैं आइल्स जनरल ट्रेनिंग के अंदर, कि काफ़ी हद तक जब भी हमने देखा है कि एग्ज़ाम के अंदर आइल्स के अंदर कंप्लेंट लेटर्स आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी टाइप की बात करूं तो जो दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है सजेशन एंड एडवाइस की। अब ये दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि कोई दोस्त आपसे एडवाइस मांग रहा है और कोई लेटर इस तरह से आ सकता है कि आप किसी दोस्त से एडवाइस या सजेशन मांग रहे हैं। फिर हमारे पास उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन, वो हमारे पास जो ऐसे है लेटर है, वो आता है हमारा ग्रैटिट्यूड का, यानी कि शुक्रिया का खत। किसी को हमने अच्छी सर्विस किसी शख्स ने हमें प्रोवाइड की है तो हम उसको खत लिखते हैं और हम उसे बताते हैं, हम उसकी
जो है तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है हमें। आपसे जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू बॉट अ कैमरा, तो आपकी जिस आउटलेट से मैंने बाई की वहाँ का स्टाफ बहुत नाइस था, वहाँ की जो है लोगों ने का एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया ताकि मैं एक अच्छी चॉइस कैमरा के लिहाज से कर पाऊँ। तो आपका शुक्रिया का हद आ जाता है नेक्स्ट वन। उसके बाद अगर एक चौथी टाइप अगर मैं उसे कहूँ तो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन इंक्वायरी का लेटर हो जाता है कि आप किसी शख्स को खत लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे होते हैं या किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज को लिखा, इंस्टीट्यूट को लिखा, आप किसी ऑफिस को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर से आप बात कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि आप किसी कॉलेज के लिए आपको लेटर आ सकता है कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ऑफिसर को खत लिखिए और वहाँ की फैसिलिटीज़ और वहाँ के कोर्सेज़ जो ऑफ़र हो रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना है, फ़ी वगैरह के क्या मामलात हैं, इस तरह का ड्राफ्ट किया जा सकता है आपके लिए खत जो आपने लिखना होगा। तो ये 4 टाइप के खत आपके पास आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका पहला खत है कंप्लेंट लेटर, दूसरा खत जो लेटर है हमारा वो आ जाता है सजेशन एंड एडवाइस का, फोर्थ वन हमारे पास आता है ग्रेटिट्यूड का यानी कि शुक्रिया का खत, और आखिरी खत हो जाता है इंक्वायरी बेस यानी कि जहाँ पे आप किसी से इंफॉर्मेशन मांग रहे हो किसी काम के मुतल्लिक। अब एक चीज़ पूछी जाती है कि अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो लेटर के अंदर पैराग्राफ्स कितने करने चाहिए हमें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पैराग्राफ से पहले भी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आइल्स के लेटर के अंदर हम जब अमूमन लिखते थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब भी अपने एग्जामिनेशन के अंदर लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे उनका एक तरतीब इस तरह से आती है कि वो एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC एक फॉर्मेट होता है वो फॉलो करते हैं और वो लिखते हैं, उसके बाद जो है लेटर स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स के लेटर्स फोकस करते हैं बॉडी के ऊपर, इसीलिए वो स्टार्ट किए जाते हैं डियर से, डियर फ्रेंड, डियर मैनेजर, डियर ऑफिसर, उनका स्टार्ट ही डियर से लिया जाता है। और फिर आ जाती है बॉडी की बारी जहाँ पे आप बॉडी ड्राफ्ट करते हो, लिखते हो। और एंडिंग कहाँ पे होगी? एंडिंग आप करोगे योर्स ट्रूली से, योर्स सिंसियरली से, योर्स फेथफुली से। अब बॉडी की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो पैराग्राफ्स मैंने देखा है कि इट्स वेरी लाइक रियली नाइस प्रैक्टिस टू राइट 2 पैराग्राफ्स। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप 2 पैराग्राफ्स में अपने लेटर को जो है डिवाइड कर दें। एक फर्स्ट पैराग्राफ हो जिसके अंदर आप इनिशियल बेस क्रिएट करो और उसके बाद आपके सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप चीज़ों को वाइंड अप कर दो। बहुत ही अच्छा तरीका होता है इससे लेटर को लिखो आप, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक अच्छी जो है आप आगाज़ लेते हो, फिर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, फिर दूसरे पैराग्राफ में आता है तो रीडर को भी पता चल रहा होता है कि हाफ जो है बात यहाँ तक हो चुकी है, अगला हाफ जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ रहा है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ग्रामर कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है, कि ग्रामर अगर मेरी ठीक नहीं है तो आया मैं अगर लेटर लिखता हूँ और उसके अंदर इवन दो लेटर की बात छोड़ दीजिए, वो सारे राइटिंग मॉड्यूल का ही मुझसे पूछते हैं कि आया ग्रामर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जी, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज मिनिमम मार्जिन आपने अपने जहन में लेके चलना है। हर जगह मार्जिन होता है। जब हम बात कर रहे हैं बैंड्स की, तो आइल्स में बैंड रिक्वायर्ड है मिनिमम ऑफ 4 फॉर द वर्क परमिट वीज़ा। जब हम बात करते हैं तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 4 बैंड्स की। अब 4 बैंड की जब बात हो रही है तो आप जानते हैं कि टोटल बैंड्स कितने हैं? 9, और ये हाफ से डाउन है, हाफ से भी नीचे हैं 4 बैंड। तो ऑब्वियसली ग्रामर के बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपकी जो ग्रामर या जो कैलिबर आपके पास मौजूद है, जस्ट फाइट विद इट, उसी को यूज़ कीजिए, उसी को बेहतर बना लीजिए अगर आपके पास वक्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्रामर नहीं सीखनी चाहिए, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो अगर आपके पास टाइम की कमी है, यू डोंट हैव इनफ टाइम एंड यू कैन नॉट मैनेज टाइम फॉर योर सेल्फ टू लर्न ग्रामर, देन यूज़ व्हाट यू हैव। अब वो इस्तेमाल करो चीज़ें जो आपके पास मौजूद है। जितनी ग्रामर आती है उस ग्रामर के साथ आपको आइल्स के लेटर को और ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए। हत्ता कि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि सर अगर ग्रामर सीखेंगे, हमारे पास तो वक्त नहीं है, एक्सक्यूज़ेस मिल जाते हैं हमें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक्सक्यूज़ेस आगे से दे रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, ग्रामर नहीं सीखी जाती। तो वहाँ पे मैं उन सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ग्रामर का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल होता है आइल्स के अंदर, लेकिन जब हम 4 बैंड की बात कर रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर आप ग्रामर रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि 4 बैंड है। 4 बैंड के लिए अगर आपकी 50% भी ग्रामर ठीक है
तो इट विल वर्क। तो ये आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो जाएगी। आप लिखें तो सही। सबसे पहली बात यह है कि लिखना तो शुरू कीजिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो इंसान के माइंड में काफ़ी अरसा से पड़ी हुई होती हैं ऑब्वियसली इंसान को याद नहीं रहती, लेकिन जब आप उसको दोबारा से अपने आप को एक ड्रिल से गुजारोगे, लिखोगे, तो यू विल गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रामर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आपके लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। अब बात करता हूँ कि हमारे पास जो ऐसे है उसके लिए जो है वो क्या फॉर्मेट आ जाता है। जब हम बात करते हैं ऐसे की, तो ऐसे 250 वर्ड्स का होता है, 250 अल्फाज का, और इससे कम आप नहीं लिख सकते। बेहतर कितना होता है जी, अपर लिमिट कितनी रखनी चाहिए, कितना ज़्यादा लिख देना चाहिए। मैंने अपनी ज़ाती नज़र में देखा है कि 280 से 270 की जो रेंज है ये बहुत अच्छा एक मार्जिन है वर्ड्स के लिहाज से, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू राइट अ लॉट, अब ज़्यादा लिखते हो तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और जितनी ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करोगे वो मेरे ख्याल से एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं रीडर के ऊपर। तो 270 280 एक बहुत अच्छी सेफ थ्रेशोल्ड है। आप इस लिमिट में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं पैराग्राफ्स के ऊपर, कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पैराग्राफ्स में आइल्स के ऐसे को लिखना चाहिए। बेहतर ये होता है कि इसको 4 पैराग्राफ में लिखा जाए। एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 आप लिखें, बॉडी पैराग्राफ नंबर 2, एंड फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका लास्ट पे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपकी होंगी। अब नेक्स्ट, अब जो चीज़ अगर आप लोगों को ये चाहते हो कि मैं राइटिंग के मॉड्यूल को आपको बड़े डिटेल में समझा दूं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं जो है लेटर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बल्कि अगर आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स इस वीडियो के अंदर दिए तो इंशाल्लाह मैं एक टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बिगिनिंग किस तरह कर सकते हैं, फिर बॉडी को किस तरह आप लोगों ने लिखना है, और फिर एंडिंग किस तरह से करनी है। ये मैं उस वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा। और इसी तरह ऐसे के लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कि ऐसे में कौन कौन से पार्ट में क्या कुछ लिखना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब ऐसे की जब हम बात करते हैं तो ऐसे की टाइप्स कितनी आ जाती हैं। ऐसे के अंदर टाइप्स मौजूद हैं। आप सब लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आइल्स के एसेस की टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स कितनी, अगर हम बेस पे जाएं, लुकिंग एट द वेरी टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमारे पास 5 टाइप्स हैं। हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 ओपिनियन है। ओपिनियन सबसे पहली टाइप है, लेकिन इसमें यह समझना पड़ेगा कि ओपिनियन इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू 3 फर्दर सब टाइप्स। वहाँ पे हमारा जो ओपिनियन का टाइप है वो 3 फर्दर सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है, और नंबर 1 उसमें आता है हमारे पास अग्री और डिसअग्री। और ये अपने पास आप जब नोट्स बना रहे हैं राइट नाउ, तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टाइप ऑफ ऐसे है आपका, अग्री और डिसअग्री। सेकंड वन आपके पास जो टाइप आ जाती है सब इसकी, वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। आपसे पूछा जाता है वेदर समथिंग इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव इन योर ओपिनियन। फिर हमारे पास नंबर 3 सब कैटेगरी आ जाती है, जो मैं अभी यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यू विल गेट कन्फ्यूज्ड विद अनदर टाइप ऑफ ऐसे। आप हमेशा उसको ना कन्फ्यूज कर लोगे गो टाइप के साथ, तो इसका मीनिंग ज़रूर समझिएगा। जो थर्ड सब टाइप है ओपिनियन के ऐसे की, उसे कहा जाता है एडवांटेजेस ओवरवे डिसएडवांटेजेस, जिसका सादा मीनिंग ये बनता है कि क्या फ़ायदे ज़्यादा हैं किसी चीज़ के उसके नुकसान से। तो आपने इम्फेसाइज करना होता है, अगर आपका मानना उस टॉपिक के लिहाज से ये है कि उसके एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो आप सपोर्ट करेंगे, आप उस साइड को एक्सप्लेन करेंगे, एडवांटेजेस बताएंगे और ये प्रूव करेंगे कि उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं हैं बल्कि कम हैं। अगर एंड इट गोज़ द अदर वे अराउंड, अगर आपको लगता है कि उसके नुकसान ज़्यादा हैं, तो आप नुकसान ज़्यादा लिख के भी ये प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, उसके नुकसान ज़्यादा हैं और उसके फ़ायदे कम हैं। ये है टाइप नंबर 1, जिसके अंदर सब कैटेगरीज में हमारे पास अग्री और डिसअग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ओवरवे डिसएडवांटेजेस। अब हमारे पास टाइप 2 की बात करूं तो वो है डिस्कशन। अब इसका सवाल मोस्टली किस तरह आता है कि एक ओपिनियन लिखी हुई होती है, उसके नीचे आपसे पूछा जाता है कि कहा जाता है आपसे कि डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है, 2 किस्म के आपके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं तो किसी भी टॉपिक के बारे में, और आपसे कहा जाता है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस कीजिएगा और अपनी ओपिनियन प्रोवाइड कीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन की एंडिंग होती है वो कुछ यूँ होती है कि डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन।
कि दोनों साइड्स पे बहस करो और फिर एंड पे अपनी ओपिनियन दे दो मुझे। फिर हमारे पास नेक्स्ट अब जो थर्ड टाइप आ जाती है, थर्ड टाइप की मैं बात करूं तो थर्ड आप हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर या मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक ऐसे आ जाता है और मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपसे पूछा जाता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं और आपने उसके डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। तो आपका फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी की बात करें, इंट्रोडक्शन करवाओगे, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर आप उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दो एंड बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर उसके डिसएडवांटेजेस और कंक्लूड कर दो। आपके लिहाज से आप क्या ओपिनियन रखते हो कि आया इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी और नॉट। फिर हमारे पास जो टाइप नंबर 4 है, वो एक ऐसी टाइप है जो बेस करती है एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन के ऊपर। हम उसे कहते हैं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। आपको एक प्रॉब्लम गिवन आती है कि ये प्रॉब्लम बेसिकली एग्जिस्ट करती है, सो ये इसके कॉजेज़ क्या है, ये क्यों होती है, एंड व्हाट आर द पॉसिबल सोल्यूशंस, और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो आपने उसी तरह उसके कॉजेज़ बताने होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट क्यों करती है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को डिस्कस करो कि कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ के अंदर पॉसिबल सोल्यूशंस प्रोवाइड कर देने होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आ जाती है जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन, बाकी सब के लिए तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ हिंट फॉर यू, दे विल से दैट डू यू अग्री और डिसएग्री, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, एडवांटेजेस ओवरवेट डिसएडवांटेजेस, or discuss both sides or give your opinion and give advantages and disadvantages and provide your opinion and what are the causes and what are the solutions for the problem and situation. But बात जब आती है हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन की, तो हम इसे कैसे समझेंगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है बाकी चार जो टाइप्स की है, तो आपको हमेशा ऑटोमेटिकली इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको बता देता है कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को हैंडल करोगे अग्री डिसएग्री की तरह, पॉजिटिव नेगेटिव की तरह, एडवांटेजेस ओवर वे डिसएडवांटेजेस की तरह, या आप इसको हैंडल करोगे प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरह। तो आपका क्वेश्चन बेसिकली आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसकी करनी पड़ेगी कि ये किस वे में हैंडल किया जा सकता है। और समटाइम्स यू विल इनकाउंटर क्वेश्चन जहाँ पे वो जो है वो एक से ज़्यादा तरीक़ों में सॉल्व किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन, it is entirely your decision whether you want to go with the advantages or disadvantages, or you want to go with the positive or negative side of it, or you want to go for the agree or disagree. Mostly they resemble when it comes to writing the essay. काफ़ी हद तक उनके अंदर जो है मुमासिलत यानी कि सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं रहता आपके लिए। तो सबसे पहले मेरी अगर रिकमेंडेशन मुझसे कोई स्टूडेंट पूछे कि कैसे करनी चाहिए राइटिंग, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको फर्स्ट 4 को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एक पहली तो बात यह है कि बड़ा शाज़ो नादर आने वाला क्वेश्चन है। इट्स मोस्टली लाइक डायमंड डजन वाला हिसाब है इसका, बहुत रेयर है, वंस एवरी ब्लू मून आता है। तो इतना कोई ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपको इसके साथ टेंशन नहीं आपको होनी चाहिए। आप पहले बाकियों की प्रैक्टिस करो, आप उसको सीखो, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा क्योंकि आपकी उनकी प्रैक्टिस होगी। तो ये उन्हीं में से किसी एक की टाइप की तरह आपने सॉल्व करना है, तो आपको आ जाएगा। अब ये थी राइटिंग, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। और यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के इंट्रो में नहीं कह सका, लेकिन अभी कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है। तो अब मैं जाऊँगा सबसे जो है मुश्किल मानने वाले, इसको बड़ा मुश्किल माना जाता है स्पीकिंग को, ख़ास तौर पे जनरल ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं इससे। और मैं एक आपको सच बात बताऊं कि पिछले 1.5 साल से आइल्स जनरल के स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है और सबसे कम फेल होने वाला सब्जेक्ट है। और पता नहीं क्यों, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसकी रीज़न शुरू में जो है वो पता नहीं क्यों देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर उनके माइंड के अंदर है कि एक तो बड़ा अरसा हो गया हमने किया नहीं, हम उर्दू लोगों के सामने नहीं बोल सकते, तो ये तो इंग्लिश बोलनी है। तो एक बहुत बड़ा जो है खौफ पाया जाता है। इवन दो दे आर रियली मैच्योर, दे आर क्वाइट, दे आर लाइक, उनकी एजेस की अगर मैं बात करूँ मोस्टली स्टूडेंट्स की, तो वो 30+ की हम एक एवरेज रेंज देखते हैं, 30 अबव, एक 50% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग आइल्स। तो एक बड़ी एज के लोग हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दे आर अफ्रेड, हाइफ हैं, पता नहीं क्यों।
तो ये आसान, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, बट मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि यू हैव स्पेंट अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ डीलिंग विद पीपल, सो वाई यू आर पुटिंग योरसेल्फ थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, जहाँ पे आप इसको इतना बड़ा हवा बना लेते हो अपने लिए कि मुझसे होगा नहीं, मुझे तो ज़रा भी बोलना नहीं आता। जस्ट स्टार्ट समवेयर, जस्ट स्टार्ट समवेयर, किसी ना किसी जगह पे तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना आपको, अदरवाइज़ तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि मैं अक्सर अपने एक स्टूडेंट की मिसाल देता होता हूँ कि ही वॉज समटाइम्स इवन सेइंग थिंग्स दैट वर इन द नेटिव लैंग्वेज, उर्दू में बोल देता होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिज क्लास फेलोज, ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। उसने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। अगर कोई ग्रामर की गलती कर रहा था तो उसका दोस्त को इंडिकेट कर देता था कि आप ये गलती कर रहे हो, उसको उसी वक्त वो ठीक कर लेता होता था। और कई बार उससे दोस्तों से वो पूछ लेता होता था कि मुझे ये वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रही तो मुझे इंग्लिश बताओ। तो सीखने का जो अमल है वो हिचकिचाना नहीं मांगता। आप जब तक हेजिटेट करते रहोगे यू विल नेवर लर्न। तो एक छोटी सी एडवाइस स्पीकिंग के लिहाज से ये थी कि जो है ना, शर्म नहीं आपने करनी किसी सूरत में। सीखना, मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग देन देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। आप अगर ये माइंड में लेके चल रहे हो आपको शर्म आ रही है, तो शर्म करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता, कुछ सीख नहीं पाते। तो ज़रूर सीखिए, दूसरों से मदद मांगिए। मदद मांगने से इंसान जो है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इफ़ समवन इज़ सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, राइट नेक्स्ट इन द चेयर, और वो आपसे छोटा है एज में, तो आपने हेजिटेट नहीं करना, उससे पूछना है। he'll help you और she'll help you, तो वो आपकी मदद ज़रूर कर देगा। ये चीज़ जहन में लेके चलिए। अब बात करते हैं कि स्पीकिंग के अंदर क्या कुछ होता है। स्पीकिंग जर्नल ट्रेनिंग आइल्स के अंदर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू पार्ट है 4 से 5 मिनट का। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट अप पार्ट आ जाता है वो क्यू कार्ड है। तो क्यू कार्ड बेसिकली क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्यू कार्ड बेसिकली 2 मिनट का एक एट लेंथ बोलने का एक टेस्ट है आपका, ठीक है। अब 2 मिनट आपने बोलना होता है लगातार। टॉपिक आपको वो देते हैं और उस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना होता है, और टॉपिक जनरल लाइफ से रिलेटेड होता है। आपके ट्रैवल रिलेटेड एग्जांपल देते हैं। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड अ लॉन्ग जर्नी। एक वक्त के बारे में बताइए जब आपने एक लंबा सफ़र किया, आपने 2 मिनट उस लंबे सफ़र को एक्सप्लेन करना है। तो एक तो चीज़ ये होगी। फिर आपको प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि जब आपकी तरफ एक पेज बढ़ा दिया जाएगा, आपको एक पेज दे देते हैं जिस पे ये लिखा हुआ होता है, तो आपको 1 मिनट का टाइम भी दिया जाता है। आपको कहते हैं 1 मिनट है भाई, इस 1 मिनट में आप जो है की पॉइंट्स बना लो जिनको देख के आप स्पीकिंग करोगे। तो काफ़ी इजी बन जाता है बंदे के लिए कि हाँ की पॉइंट सामने हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो लिखने के लिए हमें पेज दिया जाता है, जब हम उसमें लिख लेते हैं तो क्या हम उसको रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं दौरान स्पीकिंग? तो स्पीकिंग करते हुए देख सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। स्पीकिंग करते हुए आप उसको देख सकते हो, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट अप चीज़ आ जाती है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट डिस्कशन होता है। अब थर्ड पार्ट डिस्कशन जो है मोस्टली जब हम व्हेन आई वाज लाइक इवन स्टिल टिल दिस टाइम मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। मोस्टली जब जनरल ट्रेनिंग आइल्स के स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये डिफरेंस है कि आपकी मोस्टली मैंने देखा है व्हाट आई हैव गॉट आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक। स्टूडेंट्स से मुझे काफ़ी हद तक फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक यही है कि जो बातें जो क्यू कार्ड से रिलेटेड ही ब्रांच आउट हो के आपसे डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। और फिर उसी के बाद एक आध कोई हो सकता है कि ए डिविएंट टॉपिक जो थोड़ा सा हटके है, हल्का फुल्का कोई टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। कितना वक्त लगता है? तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड टाइम जो आइल्स के अंदर तीसरा पार्ट है डिस्कशन, वो भी लगभग 4 से 5 मिनट का होता है। सेकंड पार्ट जो है आपका वो 3 से 4 मिनट का होता है। तो ओवरऑल जब हम इसकी सिमेट्री देखते हैं तो 11 से 14 मिनट का टेस्ट होता है। बट फॉर जनरल ट्रेनिंग आइल्स द मिनिमम एवरेज जो हम देखते हैं वो तकरीबन 10 मिनट तक की है। ये एग्ज़ाम तकरीबन 10 मिनट तक चलता है आपका। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि दे वेरी फर्स्ट डे वो मुझसे पूछते हैं कि सर हाउ लॉन्ग विल बी द टेस्ट, एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट इट विल बी यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 मिनट्स। कम अज़ कम आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए 10 मिनट उस रूम के अंदर बैठने की, सो डैट यू कैन गेट अ 4 बैंड इन आइल्स स्पीकिंग। 4 जो बैंड हासिल करने के लिए आपके पास इतनी अहलियत, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस रूम के अंदर
10 मिनट बैठ पाओ। तो स्पीकिंग के लिए पार्टनर ढूंढ लो, कोई दोस्त ढूंढ लो जिसके साथ आप स्पीकिंग कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सेकेंडली अगर नहीं तो आप किसी मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लो, ये दूसरी चीज़ होती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि पहले इट शुड बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस। कैसे कर सकते हो, ये एक मेरी वीडियो भी है, मैं उसका लिंक भी ऊपर शेयर कर दूंगा, जहाँ मैंने कहा था कि आइल्स अगर आप अकेले प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। पहला स्टेप क्या होता है आपका, उसको डिटेल में देख लेना वीडियो को। यहाँ पर भी मैं फर्दर थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर लो। अगर फर्दर इसको एक थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हो लेवल, तो ये है कि आप अपने सेल फोन के अंदर अपने क्यू कार्ड्स की रिकॉर्डिंग करो और फिर उन्हें प्ले करो, और जब आप उनको सुनोगे तो आपकी जो है वो सेल्फ अमेंडमेंट हो जाएगी। आप अपने आप से जो है उसके अंदर जो है अमेंड कर लोगे, चीज़ों को बेहतर बना लोगे, तो वो बहुत अच्छा होता है। सेकेंडली आपका टाइम के साथ बड़ा अच्छा जो है वो रिदम बन जाता है, सिंक आ जाते हो कि आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाता है कि यार आपके 2 मिनट पूरे कैसे हो जाते हैं, और 2 मिनट के लिए कितना लेंथ पे बोलना चाहिए आपको, कितने पॉइंट्स होने चाहिए आपको, तो वहाँ पे बड़ी हेल्प होगी आपकी। ये मेथड बहुत इफेक्टिव है कि अपने आप को सेलफोन में रिकॉर्ड करो। बड़ा मुश्किल होता है अपनी आवाज़ को सुनना, तो लेकिन बेयर आप उसे बर्दाश्त करो, आप सुनो और वहाँ से अपनी जो है गलतियाँ वहाँ पे पकड़ो और उनसे बेहतर बन जाओ। सेम चीज़ जो मैंने बताई थी आपको कि ग्रामर की जैसे मैंने बात की वहाँ पे आइल्स की राइटिंग के अंदर, वही बात यहाँ पे भी करूँगा कि ग्रामर ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू गेट 4 बैंड्स, सो आपके पास मार्जिन है एरर्स करने का। तो जहन में ये मत बिठा लो कि जो भी बोलना है वो ग्रामर एक्यूरेट के साथ बोलना है, नहीं, बोलना शुरू करो, आपको उसके साथ आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह मामला। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद आपके चारों मॉड्यूल्स, जो लोग आइल्स जनरल ट्रेनिंग ट्राई करना चाह रहे हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये सारी समझ आ गए होंगे कि ये चारों मॉड्यूल्स हैं क्या और किस में क्या कुछ पाया जाता है और कैसे उसकी तैयारी की जा सकती है। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगेन इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।